उठ रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद हमारे बीच आ चुके हैं, प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत है। तालियों की गूंज से इनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं, तालियों से इनका स्वागत की जाए। मिशन यूपी 2027 और तमाम और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रमोद जी का जो भी एंगल आपको ठीक लगे सर। और मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं ये सेशन के संचालन के लिए प्रिया सहगल को, एडिटोरियल डायरेक्टर है ये न्यूज एक्स की। तो बेहद इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा ये। प्रमोद तिवारी जी आजकल सदन में तो बहुत एक्टिव हैं, सदन के बाहर भी हमारे संग जुड़े, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। प्रिया जी, ओवर टू यू। बिल्कुल उदय, थैंक यू। एंड प्रमोद तिवारी जी के साथ तो काफ़ी हमारा संबंध भी है और काफ़ी समय से देखा है। तो मैं एक और मुद्दा ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने कांग्रेस को भी करीबी से देखा है और कांग्रेस को फ्रॉम देन टू नाउ रियली उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन पहले संसद में जो हो रहा है प्रमोद तिवारी जी, क्या आप खुश हैं जिस तरह के मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं? क्योंकि अब चर्चा तो शुरू हो गई है। देखिए, ईमानदारी से कहूं मैं तो संसद जिस तरह चल रही उससे खुश नहीं हूं मैं। संसद है किस लिए? जनता के सवाल उठें, वहां सरकार की तरफ से उसका निदान आए, जवाब आए। आप ताजुब करेंगे कि पूरे सेशन प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस में नहीं आए, गृह मंत्री जी थोड़ी देर के लिए आए, चले गए। यही 2-3-4 किलोमीटर होगा, दिल्ली में इतना बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, ब्लास्ट होता है, नहीं उठ पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो पोजीशन है वो नहीं उठ पा रही है। जो हालात बन गए हैं आज देश की अर्थव्यवस्था के, वो सवाल नहीं उठ पा रहे हैं। ठीक है, वंदे मातरम पे चर्चा हुई, ठीक है, इलेक्शन सुधार पे चर्चा हुए, लेकिन जब इलेक्शन सुधार पे चर्चा करानी था तो पूरा मानसून सेशन वॉश आउट क्यों किया? उसी समय करा लेते। कल मैंने देखा पहली बार कि पूरा 0 आवर वॉश आउट हो गया, क्योंकि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है उसने डिस्टर्बेंस कर दिया। ये अनहर्ड था। कभी सत्ता पक्ष हाउस नहीं डिस्टर्ब करता, लेकिन सत्ता पक्ष ने डिस्टर्ब कर दिया। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा वो बात तो नहीं रही जो पहले थी। और जो जवाबदेही है, जरूर सवाल उठते हैं, लोग ये तो पूछ लेते हैं कि राहुल जी नहीं है, तो कोई इस बात को पूछता है कि कभी नेहरू जी से लेके वाजपेयी जी तक जब पार्लियामेंट चलती थी तो कोई सेशन के बाहर नहीं जाता था, दिल्ली के बाहर नहीं जाता था, देश के बाहर नहीं जाता था। अब प्रधानमंत्री जी की रूटीन हो गई, वो भी बाहर है। चलो, प्रधानमंत्री जा रहे हैं लेकिन वो और बाकी हेड्स ऑफ स्टेट से मिलने जा रहे हैं। आप उन पे आरोप लगाते हैं, वो आरोप थोड़ा नीचे हो जाता है क्योंकि आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी जा रहे हैं। तो आपने उनको एक एक्सक्यूज दे दिया है। जब भी आप प्रधानमंत्री की गृह हाजिरी रेज करेंगे, वो कहेंगे कि आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी संसद को सीरियसली नहीं लेते हैं। इस समय राहुल का जाना आपको लगता है कि सही था? ठीक है, पहले से निर्धारित था उनका, वो गए हैं। हाँ, वो गए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन जवाबदेह नहीं होते, जवाब लेते हैं। उनकी जगह जवाब लेने के लिए पूरी पार्टी बैठी है। कांग्रेस का यही प्रॉब्लम है ना, जवाब देना नहीं आता। इसीलिए मैं कह रहा, ठीक है, जवाब देना भी आता है, मैं लेना भी आता है, पर जो सामने सरकार बैठी है न वो जवाब दे पाती है न जवाब ले पाती। तो जो आपने जवाब खड़े करे हैं, आपको लगता है कि और भी कोई मुद्दे हों? क्योंकि चलो उन्होंने एक तौर से SIR का मुद्दा आपका बात मान ली और डिस्कस हुआ, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म के उस पर, लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे कि आपने कहा पोल्यूशन की बात हो या और कोई मुद्दे, आपको लगता है कि सेशन बहुत छोटा है और कोई मुद्दे रह गए हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है वो पोल्यूशन का है। आज भी मैं देख रहा हूँ 450 क्रॉस कर गया है। ऊपर वाले की मेहरबानी, थोड़ी हवा चल गई थी, थोड़ा कम हो गया है। कहा जाता है कि एक दिन दिल्ली में जो रह लेता है वो 15 सिगरेट के बराबर इनहेल कर लेता है। तो ये 450 में मैं सुन रहा था अभी पर्यावरण मंत्री जी को, मंत्री जी दिल्ली के जो थे परिवहन मंत्री जी, तो पुरानी सरकार को ब्लेम करे, पुरानी सरकार को ब्लेम करे, पर दिल्ली वालों का क्या कसूर है? सवाल सिर्फ ये मिला के है कि दिल्ली जो पूरी की पूरी गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है।
अब इस मुद्दे को राहुल जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में उठाया, आइए बैठ के चर्चा करें। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं। यहाँ एज ए डिप्टी लीडर मैंने उठाया राज्यसभा में, कोई चर्चा नहीं। अब पोल्यूशन से भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि डॉलर के मुकाबले रुपए 91 एवर लोएस्ट क्रॉस कर गया, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खुद ही नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, मुझे याद है, कि जैसे जैसे रुपए की साख गिरती है वैसे वैसे देश की साख गिरती है। और उन्होंने ये डर, ये चिंता व्यक्त की थी, कहीं ये प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे मनमोहन सिंह जी, उनकी उम्र न पार कर जाए। पर उनकी उम्र के तो आसपास भी नहीं आया, 60 के आसपास मंडराता रहा रुपए और डॉलर का रेशियो। पर अब तो 91 हो गई। अब प्रधानमंत्री जी के तो कई सर्टिफिकेट हैं, पर जो सर्टिफिकेट मेरे पास उसके हिसाब से अभी 75 पूरे किए उन्होंने। तो 75 के वो हुए और रुपए हो गया 91 पे। तो देश की साख मोदी जी के नेतृत्व में कितनी गिरी, कितना डिवैल्यूएशन हुआ। तो मोदी जी की बात से तो प्रधानमंत्री की उम्र पार कर गई है। क्या कुछ विचार करेंगे? मैं त्याग ये पत्र तो नहीं नया कह रहा ग्राफ है कि उम्र से डॉलर का रेट होए। लेकिन आपने ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये बात उठाई कि आपको ये चर्चा करनी है, उससे फिर उसका क्या जवाब मिला आपको? देखिए, हमें कई मौके होते हैं, सिर्फ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं होती, 0 आवर होता है। हमने 0 आवर में भी यूं भी स्पेशल मेंशन करके आपस में जब दलों की बातचीत होती है, तो जैसे ये सेशन 1 दिसंबर से शुरू हुआ, तो 30 नवंबर को सर्वदलीय बैठक होती है। हमने वहाँ चर्चा उठाया था, जो अपनी प्रायोरिटी दी थी उसमें पर्यावरण और ये पोल्यूशन टॉप पे था। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का अब यहीं बगल में इतनी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, हाउस में नहीं चर्चा हो पा रही है। तो टॉप में आपने भी तो इनको नहीं रखा ना, आपने भी कहा कि पहले सबसे पहले एसआईआर पे होना चाहिए। हो गई। अगर आप इंसिस्ट करते कि पोल्यूशन पे करें तो शायद गवर्नमेंट मान पहले जाती। पहले पोल्यूशन पे करते हैं, पहले तो बाद कोई में एसआईआर। पहले तो कोई ना कोई होना था ना। हमारी तो टॉप प्रायोरिटी पोल्यूशन थी, पर इन्होंने वंदे मातरम कर दिया, पहला नहीं हुआ ना, दूसरा ऐसा ही। उसके बाद तो जो वक्त बचा है 3 हफ्ते का था। क्या दिल्ली में इतनी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई? आखिर ये इतना, आप जिस फॉर्म पे भी हो, एक्सप्लोसिव पाकिस्तान से आया, कहीं से आया, कश्मीर से चला, हरियाणा में रहा, हरियाणा से चल के दिल्ली आया, दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गया, और ये सरकार को पता ही नहीं लगा। अरे वो तो एक्सप्लोड कर गया। अगर वो वहां ना एक्सप्लोड करता, वहां जो लोग मरे श्रद्धांजलि, पर अगर ये जो उनका प्लान रहा होगा उसके हिसाब से अगर एक्सप्लोड करता तो कितना डैमेज होता। और फिर उससे पहले वो एक्सप्लोड इसलिए किया क्योंकि उससे पहले गाजियाबाद में मॉड्यूल का क्रैकडाउन हुआ था, उससे भाग के गया था, इसलिए एक्सप्लोड हुआ। तो थोड़ा ये आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सो ही रहे थे, वो भी अपना इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काम आपसे किया। कह रहा हूँ, गाजियाबाद में नहीं, हरियाणा में रिकवरी हुई थी, तो ये आए थे, तो हरियाणा तक कैसे पहुंचे? हरियाणा में कैसे था? और ये तो किस्मत अच्छी थी दिल्ली वालों की कि ये एक्सप्लोड कर गया एक रेड लाइट पे, जहां पे गाड़ियां रुकी थी। कोई बहुत ऐसी बात नहीं थी, जो मरे सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर जिस इरादे से वो लोग आ रहे थे, पार्लियामेंट सेशन में थी, क्या पार्लियामेंट तो उनके निशाने पे नहीं थी? क्या था उनके निशाने पे? तो दिल्ली तक तो पहुंच गए ना, किस्मत ही उनकी खराब थी, वरना वो तो सक्सीड कर गए। सरकार तो फेल हो गई ना, सरकार तो नहीं क्रैक कर पाई उनको उसके पहले, वो तो अपने आप क्रैक हो गया। तो सरकार को हम ब्लेम अगर इस पर नहीं करें तो किस पर करें? थोड़ा सा दिल्ली से जाके हम उत्तर प्रदेश की भी बात करना चाहती हैं, क्योंकि कल हमारे पास यहाँ अखिलेश यादव आए थे, तो हमने उनसे आपके अलायंस की बात करी यूपी चुनाव को लेके। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी। उन्होंने कहा इस बारी हम जितनी जीतने की हैसियत है उतनी ही सीट्स देंगे। और ये मेरे को लगता है बिहार के बाद रिएक्शन भी आया, क्योंकि बिहार के बाद थोड़ा अलायंस पार्टनर्स को लगा कि आप लोग ब्लैकमेल करते हैं या नेगोशिएट करते हैं, लेकिन सीट्स उतना डिलीवर नहीं कर पाते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी से, राहुल जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। सीटों का बंटवारा यहाँ तो होगा नहीं इस मंच पे, सीटों का बंटवारा जहाँ होगा वहाँ बहुत सोच समझ कर होगा। हमारा दोनों का गठबंधन बनेगा
तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बनेगी, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। क्योंकि आप अखिलेश यादव से प्रमोद तिवारी के संबंध बड़े अच्छे हैं, मुझे पता है, आपके सबसे अच्छे हैं। मेरे संबंध उनके सबसे पिताजी अच्छे मुलायम सिंह यादव जी से भी अच्छे थे, अखिलेश जी से भी अच्छे हैं, डिम्पल जी भी पार्लियामेंट में हैं, उनसे भी अच्छे हैं, और मैं उन लोगों में जो अच्छे संबंधों में विश्वास करता है। बिकॉज यू आर ओल्ड स्कूल कांग्रेसमैन। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के संबंध आपको कैसे लगते हैं? और अखिलेश यादव और जो आपके इमरान मसूद हों या अजय राय हों, उनके साथ कैसे लगता है? क्योंकि ये लोग ही सपा के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं ऑन द ग्राउंड। देखिए, गठबंधन किससे होगा, कितना होगा, ये हाईकमान तय करता है। किसी इंडिविजुअल के राय क्या है ये अपनी जगह होती है, पर निर्णय जो हो जाएगा वही सबको मानना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश चली गई, आप तो निकलिए मत, मैं थोड़ा बीच में रोक लेता हूं आपको। कल क्या हुआ रात में? कहाँ रुक रहे हम? आगरा, और आगरा से आगे आ जाइए, अच्छी जगह, ताजमहल तो है पर वहाँ एक चीज़ और है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे आ जाइए। तो आगरा और दिल्ली के बीच में मैंने अभी अभी सवाल पूछा पार्लियामेंट में, क्या हुआ? एक्सीडेंट में 20-25 लोग शायद मरे हैं, बहुत सीरियस हैं कुछ, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। पर एक चीज अलार्मिंग थी जो मैंने आज कही, हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची, एम्बुलेंस घंटों बाद पहुंची। तो आप टोल टैक्स तो लोगे, बढ़ाते जाओगे, मनमाना लोगे, पर एक्सीडेंट जब होगा तो वहां आपकी कोई एड भी नहीं पहुंचेगी। क्यों? ये तो आप मौत के मुंह में भेज रहे हैं लोगों को, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? गडकरी जी ने साफ साफ कहा कि भाई ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का मसला है। तो मसला किसी का भी हो, जान तो चली गई। जो बस पे टिकट लेके बैठे थे उनका क्या कसूर था? जो टोल टैक्स दे के गाड़ी कार से चल रहे थे उनका क्या कसूर था? पूरी लाइट नहीं थी, विजिबिलिटी के बावजूद भी सिग्नल्स होने चाहिए थे जो बताते, नहीं था। अब सबसे बड़ा मैं कटघरे में खड़ा करता हूं दोनों सरकारों को, केंद्र और प्रदेश के, कि 1 घंटे तक जो बयान है, मैं तो नहीं था मौके पे, जो बयान आ जाए, 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं आई और एम्बुलेंस नहीं आया। तो ये तो मैं कहूंगा दुर्घटना में जो लोग मरे वो तो मरे, सही समय पर दवा और उनकी मदद न होने पाने की वजह से जो लोग मरे हैं उसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार दोषी है। कल नितिन गडकरी आए थे हमारे मंच पे, तो उन्होंने थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम अब लोगों को हेल्प करने के भी, उत्साह करने के भी हम देंगे इंसेंटिव। तो मेरे ख्याल में ये सब चाहे वो आप कहें कि थोड़ा सा स्टेप है, लेकिन स्टेप्स थोड़े ले जा रहे हैं। पर मैं आपको वापस यूपी ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि यूपी में अभी हाल मुझे पता, आप तो सही पर्सन है ये पूछने के लिए, क्या कांग्रेस कुछ इस तरह से प्लान कर रही है कि हम इस बारी ओवैसी के साथ भी हाथ मिलाएंगे? मैंने आपसे कहा गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। ओबीसी से किसी भी तरह के किसी भी स्तर पर कहीं भी मेरी जानकारी में फिलहाल कोई बात नहीं चल रही। तेलंगाना में अभी बायपोल में आपने हाथ मिलाया था। मैंने कब मना किया? आपने उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा था इसलिए ना? मैंने कहा कि कहीं जो वहां हुआ अब वो फर्स्ट स्टेप था और सेकंड स्टेप यूपी में ना हो। मैंने आपसे ये कहा, जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई चर्चा आज की तारीख में या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर कुछ होगा तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी टोल्ड। पर यूपी में फिर अभी तक आपका समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है और 2027 में आप समाजवादी पार्टी के साथ ही लड़ेंगे। मैं एक बात कह दूं, पिछला जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी अलायंस में हुआ, 80 सीटें थी, हमने बीजेपी को 33 पे रोक दिया, यानी वहां उनसे कहीं ज्यादा सीटें हमने जीती, सारी बातों के होते हुए भी। तो ये अलायंस हिट रहा है, सफल रहा है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, यही विश करूंगा कि आगे भी ये अलायंस हो और जो पार्लियामेंट का रिजल्ट था इससे अच्छा रिजल्ट असेंबली में आएगा, ये मैं भरोसे के साथ कहता हूं। एक और सवाल प्रमोद जी, कि ये इंडिया अलायंस जो है आपकी, उसके नेता कौन है? इंडिया अलायंस में नेता सबको मालूम है कि जो सबसे बड़ा दल होता है
उसके नेतृत्व में ही सारे दल इकट्ठा होते हैं और वो चल रहा है। हमारे यहाँ नेता का कोई विवाद नहीं। कोई किसी पार्टी ने कहा क्या कि बिल्कुल। नेता? अभी अब हाल 2 घंटे पहले अनुराग भदौरिया आए थे समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा था कि नेता तो अखिलेश यादव है इंडिया अलायंस का। हम टीएमसी से पूछते हैं, वो ममता बनर्जी का नाम लेती हैं। उधर उमर अब्दुल्ला की बात होती है तो वो कहते तो हैं कि कांग्रेस नेता है, पर वो कहते हैं कि जो कांग्रेस मुद्दे उठा रहे हैं वो हम सबके मुद्दे नहीं है। चलिए, एक ने तो माना कांग्रेस नेता है, तो अर्जुन भदौरिया क्या आप स्पोक्समैन से हटाना चाहती हैं? अरे अनुराग तो बड़े खुश हैं वो अगर अखिलेश यादव को नेता नहीं मानेंगे तो क्या राहुल गांधी को मानेंगे? तो फिर राहुल को कौन नेता मान रहा है कांग्रेस के सिवा? हर पार्टी का अपना नेता है, पर मैं विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूं, आज सुबह भी 10:15 बजे मीटिंग थी, मैं अटेंड करके आ रहा हूं। नेता तो वहां खरगे साहब बैठे हुए थे। खरगे साहब बैठते हैं और मीटिंग भी बुलाते हैं, सब लोग आते हैं आपके इंडिया अलायंस के, लेकिन ऑन ग्राउंड सबको राहुल गांधी को नेता मानने से क्यों झिझक होती है? क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस को होना चाहिए बाय 2+2=4 करके, तो क्यों नहीं मानते हैं? मैं देख रहा हूं इंडिया अलायंस की सारी बैठक में, चूंकि मैं डिप्टी लीडर हूं पार्टी का, रहता हूं, किसी को राहुल गांधी को नेता मानने से दिक्कत नहीं। एक आदमी को है, वो खुद राहुल गांधी, वो नेता नहीं बनते। तो वो नेता कैसा जो अपने आप को नेता नहीं मानता? वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहते हैं, वो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो वही नेता नहीं। इंडिया अलायंस, चलो राहुल गांधी नेता नहीं है, तो फिर जो राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं तो वो क्यों लगता है कि जैसे कि उमर अब्दुल्ला ने कहा, नेता मानते हैं पर उनके मुद्दे नहीं मानते हैं। वो काफी तेजस्वी यादव को भी नहीं लगता है कि एसआईआर को इतना पुश करने से जमीनी ग्राउंड में और भी इश्यूज उठाने चाहिए। देखिए, अभी चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में, कौन मिलके लड़ा था? मिलके लड़ा था, फिर लड़ाई भी हुई थी। फिर अलायंस तो है ना, अलायंस तो है ना। अब उमर ने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस कश्मीर में क्यों हमेशा कैंपेन कर रही है, आप लोग जम्मू में जाइए? ऐसा नहीं था। ज्वाइंट रैलीज भी होती हैं, प्रचार भी होता है साथ, तो वहां वो तो बीजेपी के साथ नहीं लड़े ना, लड़े तो कांग्रेस के साथ जो नेचुरल अलाई है। आप देखिएगा ऐसे ही जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, जैसा आपने मुझे बताया कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो बिल्कुल लड़ेंगे और वही सीटें देंगे जो कांग्रेस जीत सकती है, तो निश्चित रूप से जब आप सवाल पूछेंगे तो क्या वो कहेंगे कि हम कांग्रेस को वो सीटें देंगे जो वो हारे? नहीं, पर ये भी तो कहेंगे कि कांग्रेस अपनी हद से ज्यादा सीटें मांगती है। पहले उन्होंने कहा था कि मैंने बड़े दिल की दोस्ती की है, मैंने इनको 105 सीट दी थी उस चुनाव पिछले असेंबली में, और कांग्रेस ने बिल्कुल जीत नहीं पाए और हमारा घाटा हुआ। इस बारी वो 105 तो नहीं देंगे, चाहे आप कितनी भी मांगे। देखिए, तब की कांग्रेस अब की कांग्रेस में फर्क है। काफी मेहनत की है हमने, काफी सफर लंबा तय करके आ गए, गंगा में बहुत पानी बह गया है। अगली सरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में बनेगी, मैं ये दावे के साथ यहाँ पे घोषणा करता हूँ। चलो, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी, और दिल्ली में, इंडिया में किसकी सरकार बनेगी? इंडिया में निश्चित रूप से आज चुनाव हो जाए अगर, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि भाजपा लौट के नहीं आएगी। और प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? निश्चित रूप से जो दल होंगे आपस में बैठकर हम उसे प्रधानमंत्री बना देंगे, और इंडिया न्यूज की एक एक्सक्लूसिव बैठक भी प्रधानमंत्री से करा देंगे। चलिए, गोल गोल के हम वहीं पे आ गए। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, आप हमसे आए, बातचीत करी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी। जैसे प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि बहुत कुछ वो फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज को ही देने वाले हैं और प्रिया जी को ही देने वाले हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये वादा जरूर पूरा करें। मगर शुक्रिया फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, बड़ी खास तस्वीर रही। और अब हम यूपी की चर्चा से आगे बढ़ते हैं और वापस 2027 से 2026 की राजनीति पर लौट आते हैं, क्योंकि नया साल बहुत जल्द आने वाला है और नया साल लेकर आएगा नए चुनाव जिनका ऑलरेडी हम इस मंच पे जिक्र कर चुके हैं, लाइक असम, लाइक केरला, बट इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल बी फोकसिंग ऑन तमिलनाडु। जी हां, तमिलनाडु का चुनाव आ ही गया है निकट। मिशन तमिलनाडु की रणनीति क्या रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की? यह एक ऐसा किला है, एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन नहीं हो पाया है। इस बार 2026 में क्या बढ़िया प्रदर्शन हो पाएगा? क्या चीजें इस बार पलटेंगी?
क्या नए गठबंधन बनेंगे, नए समीकरण क्या बनेंगे? वी विल बी हियरिंग फ्रॉम आवर नेक्स्ट स्पीकर विनोद सेल्वम। तो तमिलनाडु बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी और पूर्व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा तमिलनाडु के